हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे और उसकी एक वीडियोस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर दिए गए हैं। और उसी का ही सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 80 के लगभग क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास बनेंगे और विद डिटेल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। निम्नलिखित में से वे कौन व्यक्ति हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं? सलाहकारी राय के लिए यानी कि कौन भेज सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले को अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्र जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ पर भेज सकते हैं राय लेने के लिए, अगर उनको लगता है कि इसके अंदर राय की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट देखेंगे। अनुच्छेद 143 के तहत रहेगा राष्ट्रपति विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर मामले की सलाहकारी राय के लिए राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के अंदर भेज सकते हैं। परंतु न्यायालय क्या कहता है, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे। परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता किसके करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या रहेगा? तो उसका मौलिक अधिकार रहता है ये। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विवाद होता है तो समझौता करने का मौलिक अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, इसकी डिटेल देख सकते हैं आप। तो अनुच्छेद 71 के तहत प्राप्त है अधिकार ये उच्चतम न्यायालय को कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर विवाद होता है तो उसकी जांच करें। नेक्स्ट है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? केवल दो विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पदों का एक क्रम, पदों से एक कम विकल्प और उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। तो उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी डिटेल आप लोग पढ़ना चाहें तो आपके सामने है बिल्कुल। तो क्या कहता है, एकल हस्तांतरणीय पद पद्धति जैसा कि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अपनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति है। जितने प्रत्याशी होती है उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होते हैं तथा इसमें निर्वाचक गण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता क्रम प्रदान करते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचन से बाहर हो जाता है और उसके प्राप्त मतों को अन्य प्रत्याशियों में अगली वरीयता के अनुसार दे दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग सिंपल यही सोचेंगे कि मतदान करने के लिए हर मतदाता जो है एक ही विकल्प होता है कि किसी एक को चुने, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो उनको जितने विकल्प दिए होते हैं, प्रत्याशियों के नाम दिए होते हैं, उन सबको चुनने का अधिकार होता है। वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे, कम कम, उससे कम, इस तरीके से वरीयता उनको दी जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा वरीयता जिसको मिलती है तो वही चुना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डिटेल ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी जी को बिना विरोध के चुना गया था। तो क्या कहेंगे, देखते हैं। छठे राष्ट्रपति रहेंगे ये। उनका कार्यकाल 1977 से 82 के मध्य रहेगा। निर्विरोध चुने गए थे, कोई भी उनका विरोधी नहीं था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और वो हार गए? उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और वो हार गए? हमने देखा था एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद राष्ट्रपति बने। वी गिरी भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन भैरों सिंह शेखावत जो है ये उपराष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हार गए थे।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित ये हुए थे 2007 के अंदर, ये याद रखेंगे हम लोग। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन रहेगा? तो अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो हमारे पास रहेंगे महान व्यक्तित्व के धनी, एक महान आत्मा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति रहेंगे भारत के पहले। तो इसकी डिटेल आप लोग पढ़ेंगे। भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहेंगे। जुलाई 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और आफ्टर देन हमारे पास बात रखेंगे हम अभी जो रामनाथ कोविंद जी रहेंगे। तो ये मूलतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे और इन्होंने विजन 2020 का तथा पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्हें आम जन का राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, जो पहले अराजनीतिज्ञ व्यक्ति जो थे, जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? तो आपात स्थिति यानी कि अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति लगा सकते हैं। 352 के तहत, और 356 भी अपने को याद रखना है, राज्य के अंदर आपातकाल। तो ध्यान रखेंगे, ये 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। अब तक 3 बार 1962 भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध 1962, 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और जून 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू किया गया था राष्ट्रपति जी द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ये हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, 62, 71 और 75 के दौरान। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपात की घोषणा की थी? आंतरिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमने देखा था 1971 और 62 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था, लेकिन ये बाह्य आक्रमण था। और हम बात करें 1975 की, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा आंतरिक अव्यवस्था के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू हो सकता है? तो 356 के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। धारा याद रखेंगे, 356। 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय, 356 के अकॉर्डिंग राज्य आपातकाल रहेगा। ठीक है, तो ये डिटेल आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हम चेक कर चुके हैं इनको, लास्ट वीडियो के अंदर इसकी डिटेल देखी थी। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति जी को देते हैं। अगर दोनों ही पद खाली हो तो मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जी कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा राष्ट्रपति चुना जाना जरूरी है। अगर दोनों ही खाली है तो मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट इसकी डिटेल देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर भी। तो अनुच्छेद 56(1) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दिया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या हम ऊपर देख चुके हैं, तो आप वीडियो को रोक करके दोबारा से पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये ऊपरी क्वेश्चन था वही बिल्कुल ऐसा है। 2015 के अंदर ये आप देख सकते हैं, 4 एग्जाम लगातार आ रहा है ये। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करते हैं? तो उपाध्यक्ष नहीं,
उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति यानी कि उपाध्यक्ष ही रहेगा ये। राष्ट्रपति के बाद में सेकंड पावर इन्हीं के पास रहेगी, तो उपाध्यक्ष रहेगा। बाकी आप सीधा देख सकते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं देगा, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नहीं देगा, बच गया एक, या तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति देता, उपराष्ट्रपति की बजाय उपाध्यक्ष दे दिया, क्योंकि राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है और उसके बाद में उपराष्ट्रपति आता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, ये ध्यान रखेंगे, 56(1) के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। तो ये ध्यान रखें, कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न के हिंदी संस्करण में उपाध्यक्ष शब्द का उल्लेख किया, जबकि अंग्रेजी संस्करण में वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर अभिष्ट विकल्प ए ही रहेगा। इंग्लिश के अंदर वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ था और हिंदी के अंदर उपाध्यक्ष लिख दिया, तो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के दौरान हुआ। बाकी राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। हमें यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन है उसके अनुसार चलना है कि ये तीन जो है ये तो नहीं हो सकते, राष्ट्रपति इनको अपना इस्तीफा नहीं देते हैं। बाकी अगर इंग्लिश वर्जन साथ में होता तो वहाँ पर आपको क्लियर दिख जाता कि उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति से इस्तीफा प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वायुसेना का अध्यक्ष चुना जाता है, थल सेना का अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। तो क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि बाकी के तीनों राष्ट्रपति जी चुनते हैं, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं बाकी तीनों को। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो क्या नियुक्त नहीं किया जाता? हमें पता है, मुख्य न्यायाधीश, न्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के अंदर हिस्सा लेने के लिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? दोनों सदनों में चुने हुए व्यक्ति, विधानसभा के चुने हुए व्यक्ति, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए व्यक्ति, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन हिस्सा नहीं लेते? तो राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं, विधानसभा के सदस्य भी इसके अंदर वोट डाल देते हैं, तो दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा ये आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पर कहता है कि विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य, तो ये इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। नामांकित किए गए सदस्यों को राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे। डिटेल दी हुई है। अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है कि जिसमें सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे? अनुच्छेद दिया है 54 के अंदर। ये अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जब हम करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सदस्य बनेंगे चुनाव करने के लिए, यानी कि कौन कौन वोट देंगे? तो दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, तो ये रहेंगे राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले। बाकी जो नामांकित सदस्य है वो नहीं इसके अंदर भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, तो कहाँ से ली गई है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की विधि? तो यूएसए से ये ली गई है। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करवाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखेंगे, यूएस से ये विधि अपनाई गई है, यूएस से, अमेरिका से। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं होती राष्ट्रपति की, चाहे जितनी बार उनको चुना जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु, निर्वाचित अधिकतम आयु, तो ये अभी अपने ऊपर पड़ा, कोई आयु राष्ट्रपति के लिए अधिकतम निर्धारित नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 108, अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति के आदेश पर 108 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करवाई जा सकती है और उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जी करेंगे। उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। इसकी चलिए नेक्स्ट कहता है प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो प्रत्येक 6 महीने में, याद रखेंगे, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की स्वीकृति जरूरी होती है और राष्ट्रपति शासन 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 माह के बाद इसकी स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। तो अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। 352 अनुच्छेद भी हमने पढ़ा। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? आपातकाल 3 प्रकार के रहेंगे, राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो इनके बारे में डिटेल देखना चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो क्या कहता है इसके अंदर? प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल ये जो है राष्ट्रपति अब तक यूज कर चुके हैं अपने पावर इसके अंदर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार होते हैं। तो 3 प्रकार के आपात अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? अभी हमने पढ़ा वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है इंडिया के अंदर। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त है कि वे वित्तीय आपातकाल लागू कर सके? वित्तीय आपातकाल 360 के अकॉर्डिंग होता है, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और 56 ये भी ध्यान में रखेंगे हम, 360 भी ध्यान में रखेंगे हम, तीनों आपातकाल के ध्यान रखेंगे। तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये 360 के अंदर है और अभी तक इसका यूज नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल के लिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि राष्ट्रपति को संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो क्या कहता है इसके अंदर, क्या कहेगा? राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहले चरण में उद्घोषणा 2 माह तक परिवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों में संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रहती है, जब तक वापस न ली जाए तब तक। यानी कि पहले तो 2 माह के लिए ये लागू रहेगी, उसके बाद अगर संसद के दोनों सदन कह देते हैं कि वित्तीय आपातकाल को आगे बढ़ाया जाए तो अनिश्चित काल के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? हमने देखा आंतरिक आपात स्थिति 1975 में लागू की गई थी, आंतरिक। और बाह्य आपात स्थिति जो 1965 और 71 के युद्ध हुए थे, भारत चीन युद्ध 1962 और 1971 के अंदर भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो आपातकाल लगा था बाह्य आपात की स्थिति के अंदर। लेकिन आंतरिक आपात के अंदर हमने बात की थी 1975 की अशांति के हिसाब से लगा था। तो ध्यान रखेंगे, इसकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। टाइम के मद्देनज़र काफ़ी क्वेश्चन सभी हमारे पास हैं, तो उसी हिसाब से देखेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। तो 3 बार 1962, 71 और 75, 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है पूरे देश के अंदर, या मैं बात करूँ राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, लास्ट वाली 2 लाइनें ध्यानवत रहे कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर, मूल संविधान के अंदर 352 के अकॉर्डिंग आंतरिक अशांति दिया हुआ था, उसके संविधान के 44वें संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह इसके अंदर लिखा गया।
ध्यान रखेंगे मूल संविधान के अंदर क्या था, आंतरिक अशांति, और 1978 44वें संशोधन के अंदर सशस्त्र विद्रोह इसके अंदर जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है, कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है, तो ये बात रखेंगे। तो इसकी तो डिटेल देखने वाली है, आप लोग देख लेना क्या है। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी इसकी डिटेल देख सकते हैं आप। क्या कहता है, इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर रहेगा। इंदिरा साहनी केस अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों अधिकार के ऊपर है। करतार सिंह केस आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून पर है। और विशाखा केस महिलाओं के अधिकार से संबंधित रहेगा ये। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है, कोई इसके ऊपर बंदिशें नहीं होती। मिनिमम 35 साल होने चाहिए और एक टर्म जो इनकी 5 साल की होती है, बाकी जितनी बार चाहे उनको चुना जा सकता है अनुच्छेद 57 के तहत। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार होते हैं जो ब्रिटेन के राजा या रानी के पास होते हैं, वही भारत के अंदर राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो इसके डिटेल आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के ध्यान रखेंगे, सिर्फ संवैधानिक मुखिया होता है, राष्ट्रिक शक्ति प्रधानमंत्री के अंदर होती है, और जो हालात ब्रिटेन के अंदर राजा रानी की है उनको सिर्फ साइन करने के लिए ज़रूरत होती है उनकी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 महीने के लिए लागू रहेगा। डिटेल देखते हैं इसकी क्या बात कहता है ये। अनुच्छेद 123 के तहत संसद में सत्र में न रहने की स्थिति में, संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता में अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल किसी चीज़ की जरूरत पड़ गई, कोई भी आवश्यकता पड़ सकती है कानून के बारे में, किसी भी व्यवस्था के बारे में, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति इस प्रकार की जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति इस प्रकार कोई अध्यादेश जारी करे तो अधिकतम 6 माह के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। 6 महीने तक जारी कर सकता है वो, अगर संसद का सत्र ना हो तो, और संसद का सत्र लागू होने के 6 सप्ताह के बाद वो परिवर्तन में नहीं रहेगा, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको ऑटोमेटिक ही खारिज कर दिया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष तो हमने बात की राष्ट्रपति, और वास्तविक जो है प्रधानमंत्री के पास रहेगा। तो अनुच्छेद 53(1) में उपबंधित है ये बात कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ शासकों द्वारा करवाएगा। तो ये अनुच्छेद 53 के अंदर कही गई ये बात, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। तो क्या क्वेश्चन कहता है ये, कौन आएगा सीधा। राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है क्वेश्चन की, देखेंगे ध्यान से। राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष जो होता है या संवैधानिक मुखिया जो होता है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान रहता है। तो राज्यपाल का पद जो है राष्ट्रपति की संतुष्टि के ऊपर रहता है। जब तक राष्ट्रपति संतुष्ट है राज्यपाल अपनी सेवा में बना रहेगा, अदरवाइज राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो क्या कहता है इसकी डिटेल देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का आ गया वहाँ। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 66 के अकॉर्डिंग। यानी कि संसद के सदस्य दोनों सदनों के शामिल इसके अंदर रहेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है। तो किसके द्वारा चुना जाता है, संसद के सदस्य, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों के ही सदस्य इसको चुनेंगे। भारत के, ये ध्यान रखेंगे,
राज्य विधानसभा साथ में दे दी, जबकि राज्य विधानसभा और संसद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में कोई विवाद हो तो उस न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर फाइल किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद हो तो ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो इसकी डिटेल देख लेना। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, वो ये बताएगा। इस क्वेश्चन की वास्तविकता में जो क्या चीज़ें हैं कि इनका विवाद हो जाए तो कौन कहाँ पर जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होगा ये हम पहले के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी वीडियो को रोक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। क्या है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए, यानी कि अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहें उनके कार्यकाल से पहले तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तो संसद के दोनों सदनों की इसके अंदर जरूरत पड़ती है। क्या कहता है देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर अपने को मिलेंगे। चलिए, महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा। ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए तथा 14 दिनों की पूर्व लिखित सूचना के बाद पेश किया जाना चाहिए, यानी कि 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दे दी जानी चाहिए कि हम आपके खिलाफ जो महाभियोग लेकर आ रहे हैं। संकल्प जिस दिन सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसके सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में समय उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो इसके अंदर ध्यान यही चीज़ें रखनी है कि दोनों जो सदन रहेंगे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के अंदर शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के द्वारा। 14 दिन का नोटिस ऐसा अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं तो उससे पहले देना जरूरी है, और अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। अगर संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा होता है तो उनके विरुद्ध महाभियोग की जो कार्यवाही है संसद के किसी भी सदन में अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तो क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा लेकर के आएगी, क्योंकि राज्यसभा के अंदर ही उपराष्ट्रपति जो है कार्य करते हैं, उनके ही प्रदेश अध्यक्ष होते हैं ये। लोकसभा को उनके बारे में नहीं जानकारी, तो राज्यसभा इसके अंदर महाभियोग लेकर आएगी। किसके ऊपर? उपराष्ट्रपति के ऊपर। तो ये चीज़ इसके अंदर ध्यान रखेंगे। यहाँ भी 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है, और संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। तो बस आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। इससे पहले एक वीडियो मिली अपने को 30 क्वेश्चंस प्लस में 1 लाइनर क्वेश्चन थे 30 या 40 के लगभग, और ये 40 क्वेश्चन हमारे को यहाँ मिले विद डिटेल। तो यही जो क्वेश्चन थे लास्ट, हमने देखा कि कितने क्वेश्चन है रिपीटेड हो रहे थे लास्ट ईयर एग्ज़ाम के अंदर, और हो सकता है कि आगे भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो। तो इसलिए ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो करवाए जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं आप तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही नई वीडियो आपके पास आएगी। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी है आपको कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।